हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आई होप कि आपने पॉलिटी का सेट 1 एंजॉय किया होगा और आप लोग अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ये 10 का दम जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, आज इसका सेट 2 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। और इस जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, आप नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। देखिए, प्रैक्टिस भी होगी और नोट्स भी आप बनाते रहेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। अगर आपको लगे कि थोड़ा स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ, या तो आप अपनी जो स्पीड है ना, इसमें सेटिंग होती है, तो आप उसमें 1.5 के स्पीड करके या 1.25 करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन आज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का जो पहला क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था। प्रावधान बताना है कि जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, ये पूना पैक्ट का नाम आपने सुना होगा, जो कि महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी स्थिति थी जिसके तहत जो है पूना पैक्ट हुआ था। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 1932 में क्या ऐसा इम्पॉर्टेंट हुआ था जिसकी वजह से अंबेडकर और गांधी जी को ये पुनः समझौता करना पड़ा। देखिए, 1932 में एक चीज़ आया था जिसका नाम था कम्युनल अवार्ड। अगर आपने तैयारी करते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले, तो 1932 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। ठीक है, अब ये कम्युनल अवार्ड है क्या? तो अच्छा, इसमें देखिए 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी कभी डेट पूछ लेता है। 16 अगस्त 1932 कम्युनल अवार्ड उन्होंने घोषणा की थी। एक तो ये डेट याद कर लीजिए। एक प्रधानमंत्री उनका नाम पूछ लेता है कि किन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, तो रैमजे मैकडोनाल्ड उनका नाम था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो ये याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था कि इसमें भारत में जो उच्च वर्ग थे, ठीक है ना, जो निम्न वर्ग थे, जो मुस्लिम थे, बौद्ध थे, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और जो अछूत, जिनको दलित वर्ग बोला जाता था, जिसका प्रतिनिधित्व अम्बेडकर जी करते थे, तो उन सबके लिए जो है अलग अलग चुनाव क्षेत्र घोषित कर दिए गए। जैसे अगर आपको याद हो, देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, तो मैंने पिछले लेक्चर 1 में पढ़ाया था, सेट 1 में, कि मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया गया था, वो किस में आया था? 1909 के अधिनियम में आया था, जिसे पार्लियामेंटो सुधार बोलते हैं। उसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। यानी मुसलमानों का निर्वाचन कौन करेगा? मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। तो जब ऐसा लाया गया, तो उस टाइम पे जो है दलितों के लिए नहीं था, बौद्धों के लिए नहीं था, सिख के लिए नहीं था, ठीक है, और भी कई सारे लोगों के लिए नहीं था। तो उन्होंने भी अपनी अपनी डिमांड स्टार्ट कर दी थी कि हमें भी इस तरह की फैसिलिटी दी जाए। ठीक है ना। तो इस तरीके से अंबेडकर जी का उस समय आता है एक युग, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा जो है उदय होते हैं और दलितों का, जो कि उस समय अछूत माने जाते थे, एक आवाज़ बनते हैं। ठीक है, तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन होता है 30, 31 और 32 में, तो उसमें भी शामिल होते हैं और अपनी बात रखते हैं कि भारत में दलितों की स्थिति काफ़ी गड़बड़ है और इस वजह से जो है हमें भी पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए। देखिए, अंग्रेजों की तो पॉलिसी ही थी कि बांटो और राज्य करो। तो अंग्रेज तो ये चाहते थे कि हम कितना ज़्यादा बांट दें, जिससे कि कभी यूनिटी ना बन पाए और हमारे खिलाफ जो है कोई क्रांति ना हो पाए, कोई एक्शन ना हो पाए। तो ये बांटने के लिहाज से कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। अब जब कम्युनल अवार्ड बन गया, तो गांधी जी ने देखा कि अगर दलितों को भी अलग कर देंगे, मुसलमान तो अलग चल ही रहे हैं, अगर दलितों को भी अलग कर देंगे, तो हिंदुओं में या जो ये कम्युनिटी है, जो क्रांति चल रही है स्वतंत्रता की, ये एकदम से ठंडी पड़ जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। तो उस समय जो है गांधी जी जेल में थे और जेल में ही उन्होंने अनशन स्टार्ट कर दिया था, यरवदा जेल में। और जब अनशन स्टार्ट कर दिया था, तो फिर महात्मा गांधी जी मिलने, अम्बेडकर जी और महात्मा अम्बेडकर जी मिलने गए। जेल में ही ये समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें प्रावधान क्या था? तो इसमें प्रावधान ये था कि जो कांग्रेस थी, उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप पृथक निर्वाचन वाली जो मांग है उसको खत्म कर दीजिए, इसको अस्वीकार कर दीजिए। इसके आधार पर हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। यानी जो कांग्रेस जैसे सीटें लड़ती हैं, तो हम इंटरनली आरक्षण देंगे, कुछ सीटें फिक्स कर देंगे कि हाँ, इस पे और कोई नहीं खड़ा होगा, हरिजन ही खड़े होंगे। लेकिन वो जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात है, उसको ख़त्म कर दीजिए, यानी आप हमसे अलग मत होइए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूना पैक्ट से बहुत बार क्वेश्चन आया है। कब हुआ था? 1932 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। ठीक है दोस्तों,
किस लिए हुआ था, तो हरिजनों के लिए आरक्षण से ही संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के विषय में। कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी, रैमसे मैकडोनाल्ड ने। कब की थी, 16 अगस्त 1932 को। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको करीब 5-6 क्वेश्चन जो है दे रहा है, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा जो समिति बनी थी इसके देखिए अध्यक्ष तो जेबी कृपलानी जी थे। ठीक है, जेबी कृपलानी जी के बारे में कुछ बातें आप याद रखिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जब घोषणा हुई थी कि भारत स्वतंत्र होगा, तो भारत की स्वतंत्रता के टाइम पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में आईएनसी बनी थी, उसके जो अध्यक्ष थे तो जेबी कृपलानी ही जी थे। कई बार पूछ लेता है कौन थे अध्यक्ष, तो जेबी कृपलानी जी ही थे। ठीक है ना। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि देखिए, एक जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा बनी थी कैबिनेट मिशन के तहत। चूंकि ये मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा आपको जो है डिटेल में तो बता नहीं सकता, लेकिन पर क्वेश्चन में जितना इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, तो आप उसको पॉइंट वाइज नोट करते जाइएगा। देखिए, एक समिति बनी थी जो कि अल्पसंख्यक के अधिकारों से, ठीक है, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड समिति थी। तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इस समिति के अंदर 2 उप समिति बनी थी। एक बनी थी अल्पसंख्यकों से रिलेटेड और एक बनी थी मौलिक अधिकारों से रिलेटेड उप समिति, मतलब समिति नहीं, उप समिति। जो मेन समिति बनी थी उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। उस समिति में 2 उप समितियां थी, एक मौलिक अधिकारों की उप समिति और एक अल्पसंख्यक अधिकारों की उप समिति। तो जो अल्पसंख्यक अधिकारों की उप समिति थी उसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, लेकिन जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड उप समिति थी उसके अध्यक्ष भी जेबी कृपलानी जी थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो उप समिति थी जिसमें के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, और ये उप समिति जिस समिति के अंतर्गत थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए, क्वेश्चन में आपको फंसाएगा, ऐसे ही फंसाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यही सारी चीज़ें ध्यान रखनी है एग्जाम में कि क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है, और सॉरी दोस्तों, क्या पूछा है ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है ना, और वही आंसर करना है। अब देखिए, इसमें 2 नाम आपको दिख रहा होगा, एक तो के.एम. मुंशी जी का दिख रहा है, एक अम्बेडकर जी का दिख रहा है। तो ये दोनों लोग प्रारूप समिति से रिलेटेड है, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी संविधान के बनने की। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अच्छा, एक चौथा ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, जवाहरलाल नेहरू का। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री देश के थे, लेकिन मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। समितियों की बात हो रही है तो 2 समिति का नाम इनके लिए आप याद कर लीजिए। एक है संघीय संविधान समिति और एक है संघ शक्ति समिति। पूछा जाता है कि संघीय संविधान समिति या संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि नहीं जोड़ा गया। ठीक है, अब जल्दीबाजी में आप एग्जाम में होंगे तो ये नहीं दिखेगा आपको, आप देख लेंगे कि जोड़ा गया और आपके दिमाग में कुछ एक आएगा, समाजवादी धर्म बीच पे एकता अखंडता पढ़ते हैं, कोई टिक करके चले आएंगे, गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूछा गया कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी संशोधन को, क्योंकि बहुत व्यापक रूप से फेरबदल हुए थे 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बदली गई थी और प्रस्तावना में भी जो है कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी। 3 चीज़ें जोड़ी गई थी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता। लेकिन ये जो गुट निरपेक्ष शब्द है इसको नहीं जोड़ा गया था। ये गुट निरपेक्ष शब्द कहाँ से आया है? ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया है। ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, कोल्ड वार की स्थिति थी, मतलब 2 ध्रुव बन गए थे, एक रसिया था और एक अमेरिका था। ठीक है, तो कुछ लोग थे जो रसिया की तरफ चले गए, रसिया एक पोल बन गया, कुछ लोग अमेरिका की तरफ चले गए। ठीक है, अमेरिका पूंजीवादी प्रभुसत्ता का घोतक था, पूंजीवादी जो कैपिटलिस्ट जिनको आप बोलते हैं उनको जो है सिंबलाइज करता था,
और जो रसिया था वो समाजवादी आप जो बोलते हैं इसको दिखाता था, ठीक है ना। तो अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार जो है सब पोल को, कोई अमेरिका के पक्ष में था तो कोई रसिया के पक्ष में। भारत ने ये निर्णय किया कि हम किसी भी गोल में नहीं जाएंगे, यानी हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी गुट के जो है किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, क्योंकि वैसे भी जो है कितने सालों की लड़ाई के बाद हम अलग स्वतंत्र हो पाए हैं। तो फिर अगर हम पिछलग्गू बन जाएंगे तो स्वतंत्रता का कोई आनंद नहीं उठा पाएंगे, इसलिए हम गुट निरपेक्ष रहना पसंद किए, ना अमेरिका की तरफ गए ना। तो गुट निरपेक्ष शब्द जो है वो भारत की विदेश नीति से संबंधित है, जो कि जवाहरलाल नेहरू की देन है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन आपके पास है। अब इसमें देखिए सही बताना है, यानी 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान अध्यात्मक है, प्रेसिडेंशियल है। क्या अध्यात्मक है, प्रेसिडेंशियल है? सोचिए आप, देखिए प्रेसिडेंशियल संविधान का मतलब क्या है कि जो सर्वे सर्वा होगा वो क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। तो ऐसा भारत में नहीं है। भारत में राष्ट्रपति के नाम से सारी चीज़ें होती जरूर हैं, लेकिन सारी शक्ति जो है उसको केवल नाम मात्र की शक्ति है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, तो ये तो गलत हो गया। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, राजतंत्र। अब हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 और तब हम क्या बन गए, गणतंत्र बन गए। तो राजतंत्र तो है ही नहीं है, राजा का वाला सिस्टम तो है ही नहीं है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र कौन बना था, तो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र फ्रांस बना था, ठीक है दोस्तों। गणतंत्र का मतलब होता है कि देश का जो सबसे पहला नागरिक होता है, जो मेन सर्वे सर्वा होता है, उसका जो पद है वो वंशानुगत न हो। जैसे देखिए ब्रिटेन में भी संसदात्मक व्यवस्था है, यानी पार्लियामेंट है, लेकिन वहाँ गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन में राजतंत्र है, क्योंकि वहाँ का जो मेन है वो राजा या रानी होते हैं, ठीक है ना। बाकी प्रधानमंत्री शासन करता है वो बात अलग है, लेकिन जो मेन है वो वंशानुगत है, राजा का बेटा रानी की बेटी वही होंगे। तो ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, गणतंत्र है। तो दूसरा भी गलत हो गया। भारत एक कुलीन तंत्र है। कुलीन तंत्र क्या है, मतलब केवल अमीर अमीर लोग हैं वही जो है ऊंचे पद पे जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं है, ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक राज प्रजातंत्र है, ये बात सही है कि यहाँ पे जो है संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कई बार कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि इंग्लिश में बोलना ज़्यादा सरल होते हैं और हिंदी उनकी उतनी ही कठिन हो जाती है। नेक्स्ट सेट से मैं ध्यान रखूंगा कि दोनों लैंग्वेज में लेके आएंगे, बाइलिंगुअल लेके आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, तो आपको भी पढ़ने में आसानी रहेगी, मुझे भी आसानी रहेगी। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे 100% गलत कर देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में 52 56 60 52 56 60 52 56 60 यही आपने रटा हुआ है, दिमाग में तो वही चल रहा है। 52 आपातकाल, 56 वित्तीय राष्ट्रपति शासन, 60 में वित्तीय आपातकाल, ये तीनों चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसका आंसर ये तीनों ही नहीं है, इसका आंसर जो होगा वो होगा अनुच्छेद 355। क्योंकि देखिए आप ध्यान से पढ़िए, वो क्या कह रहा है कि वो ये नहीं पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लगता है या राष्ट्रपति शासन लगता है, वो ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का ये दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण के समय में या आंतरिक अशांति के समय में राज्यों की रक्षा करे। तो ये लिखा है अनुच्छेद 355 में। 56 में क्या है पता ही आपको, राष्ट्रपति शासन है। 52 में क्या है, आपातकाल है। और 60 में क्या है, वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है, एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन कब लगा है, कई बार लग चुका है। और आपातकाल कितनी बार लगा है, तो 3 बार लगा है। अब वो 3 बार कब कब लगा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि ये वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ तो कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। अगर आप देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक, तो प्लीज़ मेरे लिए कोई कमेंट किया हो या ना किया हो ये मत देखिएगा कि इस पर कोई कमेंट लाइक किया या नहीं। अगर आप देख रहे हैं, कोई एक भी बंदा देख रहा है, तो वो जरूर कमेंट करके बताएगा कि भारत में ये जो आपातकाल लगा है 3 बार, तो कब कब लगा है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में 552 रियासतें थीं,
तो अंग्रेज़ों ने जो स्वतंत्रता अधिनियम लाया था माउंटबेटन ने, तो उसमें क्या था, उसके पहले भी जो प्रपोजल आया था कि भाई जिसको पाकिस्तान में शामिल होना वो पाकिस्तान में चला जाए, जिसको इंडिया में शामिल होना है वो इंडिया में चलाए, जिसको स्वतंत्र रहना है, स्वायत्ता बनानी है अपनी, तो वो स्वतंत्र भी रह सकता है, ठीक है ना। तो भारत में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है सारे रियासतों को यूनिफाइड करेंगे, सबको एकीकरण करने की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया भी। इसीलिए भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। लेकिन 3 राज्यों में मामला गड़बड़ हो गया। एक तो जूनागढ़ में गड़बड़ हो गया मामला, हैदराबाद में और जम्मू और कश्मीर में। देखिए सबसे पहले आंसर ही बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू एंड कश्मीर। इन 3 रियासतों ने कहा कि हम जो है शामिल नहीं होंगे, ना भारत में ना पाकिस्तान में। अब इन तीनों की जो स्थिति है, अगर भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो जूनागढ़ में क्या हुआ, वहाँ पे जो है जन्म संग्रह कराया गया। जन्म संग्रह के जरिए लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम भारत के साथ जाएंगे। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई, ऑपरेशन पोलो का नाम आपने सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वो ऑपरेशन पोलो चलाया गया और उसके जरिए हैदराबाद को मिलाया गया भारत में। कश्मीर का जिम्मा जवाहरलाल नेहरू जी के ने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि वहीं में उनका जन्म हुआ था, तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो वहाँ पे मैटर क्या हुआ कि वहाँ के जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन जब 48 में कबायली लोगों को पाकिस्तान ने भेज करके वहाँ विद्रोह कराना स्टार्ट किया, तो डर करके जो है भारत के पास आए कि अब हमें बचाइए बचाइए। तो भारत ने कहा भाई बचाएं तो, लेकिन कैसे कैसे बचा लें, अब आप स्वतंत्र हैं तो हम किस बेस पे आपकी हेल्प करें। तो फिर एक विलय पत्र बना, उस विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर जो है भारत का अंग बना, जो बाद में अनुच्छेद 370 जिसके बारे में आप पढ़ते थे, ठीक है ना। और उसमें तो अब संशोधन भी कर दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है। वो करंट की चीज़ें हैं, वो आप पढ़िएगा, ठीक है। और जहाँ पे आएंगी क्वेश्चन तो मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ठीक है। ऑपरेशन पोलो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए ऑपरेशन पोलो कहाँ होता है, ये जो यूपी लेखपाल का पेपर हुआ था तो उसमें आया था ऑपरेशन पोलो, तो हैदराबाद है, ठीक है दोस्तों। और एक जिला और याद कर लीजिएगा, असम का सिलहट जिला, ठीक है, वो पाकिस्तान में चला गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है। नागरिकता अगर मैं बात करूं, भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से 11, जिसके तहत भारत की नागरिकता आपको प्रदान होती है, मिलती है, बाई जन्म से मिलती है, एक प्रोसेस है उसके तहत मिलती है। लेकिन देखिए नागरिकता को आप कैसे खो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये नहीं बताना है, नागरिकता कैसे खो सकते हैं ये बताना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आप तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर समझ जाएंगे। अक्षय कुमार तो सभी जानते हैं, खिलाड़ी कुमार के नाम से जाने जाते हैं। तो खिलाड़ी कुमार जो हैं वो भारत के नागरिक नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अक्षय कुमार भारत के नागरिक क्यों नहीं है। हाँ ऐसा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास कनाडा की नागरिकता है और भारत में ये नियम है कि आप 2 देशों की नागरिकता नहीं रख सकते हैं सामान्य आदमी के लिए। तो अब 2 देशों के नागरिक नहीं हो सकते, तो जब एक देश की नागरिकता आपने ले ली तो ये माना जाएगा कि आपने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, ठीक है दोस्तों। तो अगर एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो फिर उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है, वो भारत का नागरिक नहीं रह जाता। तो अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता ले ली और जब उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली तो भारत के नागरिक नहीं रह गए, तो अक्षय कुमार जो है वो भारत के नागरिक नहीं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो तो अक्षय कुमार वाला मैंने एग्जाम्पल ले लिया, वही दिमाग में आया, आप उसको अन्यथा मत सोचिएगा, बाकी क्वेश्चन पे रहिए, आप पॉलिटिक्स में मत जाइएगा। किसी कैदी को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। देखिए ये बात हो रही है आर्टिकल 32 की, ठीक है, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है अंबेडकर द्वारा। अब देखिए रिट के बारे में अगर आपको पता हो तो 5 रिटें जारी करती है सर्वोच्च न्यायालय। अगर आपका अतिक्रमण हो रहा है और आप जाते हैं न्यायालय के पास तो 5 रिटें हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्ष, देखिए ये इंग्लिश भी ध्यान रखिए और हिंदी भी ध्यान रखिए, दोनों चीज़ ध्यान रखिए। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडबस परमादेश, सर्टियोरी उत्प्रेषण, क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा, प्रोहिबिशन निषेध।
बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो यही है जो इसमें पूछा गया है कि आपने मान लीजिए पुलिस ने किसी को कैद कर लिया अचानक से बिना कुछ रीजन बताए, तो आप रिट फाइल करेंगे और उसके जरिए आप कोर्ट के जरिए जो है कोर्ट कहेगा भैया 24 घंटे में इसको दिखाओ हमें कि कहाँ कैद करके ले गए हो, क्या मैटर है, क्यों कैद किया है आपने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? देखिए आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र दे दे या किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उस केस में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह ले लेता है। लेकिन अगर सपोज दैट कि उपराष्ट्रपति भी ना अवेलेबल हो तो उस केस में कौन कार्यभार संभालेगा? क्या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, लोकसभा का अध्यक्ष संभालेगा, मंत्रिपरिषद संभालेगी या प्रधानमंत्री का कैबिनेट? तो इसका आंसर सीधा सा है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनअवेलेबल हैं, दोनों उपस्थित नहीं हैं, तो उस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वह इनके कार्यभार को संभालता है। ऐसा हुआ भी है। कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, इन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई भी है। अब अगर आप पूछेंगे सर अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो फिर कौन कार्यभार संभालेगा? तो उस केस में दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो उस दायित्व को निभाएगा, संभालेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक करंट का क्वेश्चन भी है, लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है ना, ये भी आपका है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश। तो ये करंट का भी है, ये भी आप रिलेट करते चलिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। जब नोट्स बनाया करिए तो जैसे आपने क्वेश्चन लिखा, स्टैटिक आपने पार्ट नोट किया, तो वहीं पर करंट भी अपना जो चल रहा है उसको भी नोट करते जाइए, ऐसे ही आपकी तैयारी अच्छी होगी। चलिए आज का अगला लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? आपको बताना है कि निम्न ऑप्शन में से कौन सा ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जिसका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में भी है। संघ शासित मतलब केंद्र शासित, समझिएगा। दिल्ली और पुडुचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नगर हवेली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली और पौंडीचेरी, पुडुचेरी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो प्रतिनिधित्व है वो राज्यसभा में मौजूद है। तो दोस्तों आज के थे ये 10 कदम के 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। आई होप को आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपने अपना नोट्स भी बनाया होगा। तो मिलते हैं इसके सेट 3 में, नेक्स्ट सेट में। तब तक आप जो है अपनी तैयारी को इसी तरीके से जारी रखिए और देखिए सब्सक्राइब करवाइए, आप खुद भी करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, हमें सपोर्ट करिए और हम आप तक बेस्ट कंटेंट इसी तरीके से लाते रहेंगे और आपकी तैयारी और अच्छी होती रहेगी।